हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम नजदीक आ रहा है, धड़कनें बढ़ रही है और प्रेशर भी काफी ज्यादा हो रहा है। उसमें भी कभी कभी न्यूज आ जाता है कि इधर हो रहा है, एग्जाम के डेट आगे पीछे। खैर उसको भी छोड़ दीजिए। हम लोग अभी 50 दिन के टारगेट पे चलेंगे। 50 दिन, आने वाले 50 डेज में क्या कर सकते हैं और कर सकते हैं कैसे करेंगे, कितने घंटे किसको पढ़ना है, पूरा का पूरा प्लान लेके आए हैं। टारगेट 88 क्या है उस पर भी बात करेंगे। अब जो समय है उसमें आपका जो टाइम है वो दिनों में नहीं कटेगा। आज की तारीख क्या है मुझे याद नहीं, आपको याद होगा। तो अब दिन में आपका नहीं, आज 2 तारीख है, 3, 4, 5 ऐसे करके आएगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। एक तो तारीख आप याद रखोगे, दूसरा आपका समय अब घंटों में कटने वाला है। प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। लग रहा हो कि अब जिनकी तैयारी होगी उनको लगता है कि अब एग्जाम हो ही जाए, जिनकी नहीं होगी उनको लगता है कि कुछ तो और टाइम मिले। ऐसा सब कुछ सबके दिमाग में चल रहा होगा। और ये 2 कैटेगरी ना हमेशा एग्जिस्ट करती है। ये ऐसा नहीं कि कुछ नया है, इस साल कुछ ऐसा हो रहा है, हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और आगे भी करेगी। तो ये सब होगा। अभी हम लोग बात करेंगे इस 50 दिनों में कैसे कैसे अपने आप को तैयार करें और क्या हमारा स्ट्रैटेजी हो। A to Z हम बात करेंगे, 1 से लेके माने 0 से लेके 100 के बीच में बात करेंगे। हर स्टूडेंट्स का ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, जो एकदम प्रैक्टिकल हो। ऐसा नहीं हो, अनरियलिस्टिक बात नहीं की जाएगी, एकदम प्रैक्टिकल हो और जिससे आप अभी गुजर रहे हैं उसको महसूस करते हुए आपके साथ ये बात करेंगे, ठीक है। बस सुनते नहीं। सबसे पहले ये जो 50 डेज है इसमें हमने ये मान के चला है, ये हम मान के चल रहे हैं कि आप कम से कम 6 घंटे निकालेंगे, क्योंकि अब 6 घंटे का तो टाइम कम से कम है। अब वो 4 घंटे वाला टाइम खत्म हो गया। मिनिमम मैं बात कर रहा हूं 6 घंटे। और इसको जब आप इससे डिवाइड करो, मतलब गुना करोगे, मल्टीपल करेंगे तो 300 घंटा आपका निकल के आ रहा है। तो वही मैंने कहा ना, अब दिनों में बात नहीं होगी, अब घंटों में बात होगी। तो इस 300 घंटे में हम क्या कर सकते हैं, हमारी बात इसी पे होगी, ठीक है। ये 300 घंटे ही तय करेगा कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा, ये 300 घंटे के बाद अब हमारे पास जो हमारा स्टडी प्लान है उस पे हम बात करते हैं। आखिर हमारा जो स्टडी प्लान है वो हम कैसे उसको प्लान करें, कैसे। तो सबसे पहला जो है टारगेट 88, ये सबसे अहम है आपकी तैयारी में, क्योंकि आपकी तैयारी ज्यादातर साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है, ना कि सिर्फ बुकिस बनने से आप एग्जाम निकाल लोगे। सिर्फ फैक्चुअल लेवल पे काम नहीं चलेगा। आप उस पे मेंटली, आपका टेम्परामेंट क्या है उस पे डिपेंड करता है आपकी तैयारी। तो पता चलता है कि कुछ लोग एकदम से ना लास्ट बेंच पे बैठने के लिए एकदम लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाएंगे। कभी कभी होता है कि किसी कहीं आप चले जाओ शादी ब्याह में, तो कुछ लोग बड़ा शर्माते हैं। शर्माते इतना है कि उनको लगता है कि सब लोग खा लेगा, पीछे से जाके खा लेंगे और खाना समाप्त हो जाता है, ठीक है, खाना समाप्त हो जाता है। कभी कभी मतलब इस तरह की जो लोग खुद को पीछे रख के चीजों को देखना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट रेस के बाहर होते हैं, ऑलमोस्ट रेस के बाहर होते हैं। चौखट पे अगर खड़े होकर आप हॉल के अंदर अगर कुछ सुनना चाहते हो तो थोड़ी देर ही रुकोगे, फिर आपको वहां से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने जगह ही अपना चुन लिया है नीचे का। यहां पे 88 का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो SDM का पोस्ट है, जो सबका सपना होता है, वो 88 है टोटल। कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके टोटल जो निकल के आता है वो 88 आता है। यही है ना, एक आध बढ़ तो नहीं गया है, बढ़ गया तो अच्छी बात है। 88 आता है। कितने लोगों ने 88 का सपना देखा है, एक बार दिल से खुद से पूछ लीजिए, कितने लोगों ने इस 88 के लिए सपना देखा है। मैक्सिमम लोग होंगे जो सिर्फ ये सोच के चल रहे होंगे कहीं हो जाए, कहीं हो जाए, लास्ट वाला भी हो जाए, बस आयोग में नौकरी हो जाए, ताकि मुझे एक सैलरी मिले, ये मिले, वो मिले, फलाना ढिमाका, ठीक है। नौकरी हो जाए तो लोग समाज में एक रुतबा होगा, गाड़ी मिलेगी, स्टाफ मिल जाएंगे, कुछ रोब जमाएंगे उनपे। कितने लोग 88 को सोच के चल रहे हैं, ईमानदारी से सोच लो। और जो लोग 88 का नहीं सोच के कहीं भी हो जाए, तो इतने लाचार जो लोग होते हैं उनपे विचार नहीं करती आयोग, और कोई नहीं करता। वो इस तरह के लाचार लोग अक्सर बाहर आ जाते हैं। ये बात 88 को लेकर नहीं है। हो सकता है कि आपको आरोही बनना हो सकता है आप स्टार ही बनना चाहते हो, तो उसके बीच में उसी को आप टारगेट लेके काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या कुछ भी मिल जाए। तो कुछ भी वाले जो है
यहां पे अगर इसको टारगेट लेके चलेंगे तो ये तो मिल सकता ही है, साथ में कुछ भी जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसको नहीं लेके शुरू से ही इस सोच के साथ चलेगी कुछ भी मिल जाए, तो ये गलत तरीका है। टारगेट तय कीजिए, आपको जो पोस्ट पसंद है उसी में से हमको एक लेना है। तो इस तरह से टारगेट, और यहां ये सबका सपना होता है, सपना छोटा नहीं देखना कभी नहीं, ठीक है। सपने हमेशा ऊंचा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, कभी छोटा सपना नहीं देखना चाहिए। तो टारगेट आपका 88 पहला। दूसरे, आपकी तैयारी के दौरान जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, मैंने लगभग हर एग्जाम के पहले मैं ये कहता हूं, हेल्थ सबसे पहले जाएगा आपका। जितने स्ट्रेस में हो ना, अभी सबसे पहले अगर हेल्थ पे नहीं ध्यान दिया तो ये गया, और ये गया तो अभी तो आप घंटे में चल रहे हो, अभी तो आप दिन में कहां चल रहे हैं, तो घंटे में चल रहे हैं, और आपका 2 दिन बर्बाद होता है। इसका मतलब मिनिमम लेके चले तो 12 घंटा आप ले गए, और 12 घंटा लेके इसका मतलब एक सब्जेक्ट का आपका टाइम खत्म हो गया। अभी देखेंगे हम लोग, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया उसको भी देखेंगे। आपका एक सब्जेक्ट का टाइम खत्म हो गया, यानी एक सब्जेक्ट गया आपका। तो हेल्थ आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप माइंड से साउंड है आपका, आप काफी शार्प मेमोरी रखते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बॉडी सपोर्ट ही नहीं करेगा तो उठ ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। सर्दी खांसी बुखार टाइप की कोई चीज हो गई तो हेल्थ बहुत जरूरी है, ठीक है। हेल्थ बहुत जरूरी है, इसके लिए हेल्दी खाना। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि कोई लोग आप कहोगे कि इतने पैसे तो है नहीं, काजू किशमिश का खिचड़ी खा सकते हैं, मतलब कहने का टाइम पे चना बॉईल करके खा सकते हैं, या मतलब जो क्या कहते हैं उसको स्प्राउट उसका खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। मतलब हेल्दी खाना खाना है, बाहर का जंक फूड इस तरह की चीजों को अवॉइड कीजिए अभी जब तक आपका एग्जाम है, क्योंकि हेल्थ जब तक साउंड नहीं रहेगा तो जो आपका ब्रेन साउंड भी वो आपको काम नहीं करेगा। यानी दिमाग को, आपके शरीर को भी उतना ही सपोर्ट करने की जरूरत है। आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, और इस समय स्ट्रेस इतना होगा कि आप खाना स्किप करेंगे टेंशन में, और आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप स्किप करेंगे, ठीक है। या कुछ अनाप शनाप खा लेंगे, या बहुत भूख लगे, टाइम ही नहीं, चलो चाउमीन खा के आ जाते, इस तरह की चीजें होती है, बड़ा ही नेचुरल है, ये होती है। तो इसको आपको एकदम से ध्यान देना है, ठीक है। इसको एकदम इग्नोर नहीं कीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि आपकी पढ़ाई का सबसे अहम हिस्सा आपका शरीर ही है। कई बार देखो ना, एग्जाम के पहले लोग बीमार पड़ जाते, डेंगू हो गया, कुछ हो गया, कहानी खत्म हो गई। पिछले साल कई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए इसी चक्कर में, तैयारी अच्छी होने के बाद भी बहुत सारी बीमारियां अलग अलग हो जाती है। तो इसको सबसे पहले आप ध्यान रखिए, ठीक है। टारगेट तय करने के बाद ये अहम है। इसके बाद अब आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आपके पास एक बहुत ही रिफाइंड नोट्स होना चाहिए। इस टाइम में वो आपने बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही रिफाइन होना चाहिए। किताब को कॉपी करते करते, नोट्स कॉपी करते करते अगर आपने पूरा किताब ही छाप दिया तो गलत है। एकदम रिफाइन कहने का मतलब एकदम सॉलिड, शॉर्ट और एकदम से लॉजिकल फॉर्म में आपका नोट्स होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास कुछ किताबें भी होनी चाहिए, कैसे इसका काम करना आगे देखेंगे। तो आपके पास एक सॉलिड, एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसके अंदर नोट्स जरूर हो, वो आपने बनाया हो तो भी अच्छी बात है, कहीं से भी आपने लिया है तो एक अच्छा नोट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बुक्स भी अहम है, होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए इस पे देखेंगे। इसके बाद टेस्ट सीरीज, मार्केट से जो सेट लाके बनाते हैं उसका वो इंपॉर्टेंस नहीं है घर में कहीं पर भी, लेकिन टेस्ट सीरीज हर एग्जाम के पहले आपको लगाना चाहिए। हर इन्हें का आज लगा लिया तो अगले 4 साल उसी में निकाल रहे, नहीं, आपको हर एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए और प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर लगाना चाहिए। तो उसके लिए जहां पे भी बेहतर माहौल लगे, जहां पे भी लगता है ये ठीक है, तो वहां पे आप ये टेस्ट सीरीज जरूर दें। अभी टाइम है, आप इसको जरूर दीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज आपके पास स्टडी मटेरियल जिसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अब क्या करना है, यहां पे उसकी बात करेंगे। अब आपको एक सीमा खींचनी है, एक बाउंड्री खींचनी है। सबसे पहले हर स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंग खींचेगा, हर स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंग। किसी के पास अब जो सिर्फ प्योर स्टूडेंट ही है, उनको कहीं पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम को तैयार करेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम को तैयार करेंगे। जो जॉब कर रहे हैं उनको 6 घंटे 7 घंटे अभी निकालने हैं, तो सुबह शाम किसी भी तरह से करके ऑफिस में कुछ टाइम मिल जाता है, वैसे करके आप जो है टाइम को निकालेंगे, ठीक है, एक वो तय करेंगे। उसके बाद तो इस तरह से आप एक बाउंड्री तय करेंगे कि आपको कितना टाइम देना है और वो कैसे देना है। कोई सुबह में मान लो कि नाइट शिफ्ट हो रहा है तो सुबह में टाइम उनको निकालना पड़ेगा, सुबह का शिफ्ट है तो नाइट में निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट्स भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग जगह पे, तो वो आपको देखना है, लेकिन मिनिमम अभी 6 घंटे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट योर स्टडी मटेरियल। ये यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या देखा,
आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक्स है, बहुत किताबों का भंडार किसी के पास हो सकता है, किसी के पास बहुत कम हो सकता है। आपके पास नोट्स भी, किसी के पास बहुत सारे नोट्स हो सकते हैं। नहीं, अब आपको तय करना है, जो सीमा आप खींच रहे हो ना, उसमें यह भी आएगा कि आपको तय करना है स्टडी मटेरियल को। आपको सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल इस बीच में पढ़नी है, ठीक। आपको सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल आपको पढ़नी है, उस दायरे में आपको बंद करना है खुद को। अब वो दायरा बढ़ाने का समय गया, क्योंकि आप जब तक उस दायरे में बंद नहीं करोगे, हमेशा आपको नया मिलता रहेगा, और हमेशा नया मिलता रहेगा तो वो रिवीजन प्रोसेस में सही तरीके से नहीं आएगा, और वो आपके अंदर नहीं आएगा। आपको फील हमेशा करवाएगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन में काम आएगा इसकी संभावना बहुत कम है। तो आपको अपने स्टडी मटेरियल को एकदम से सिलेक्ट करना है, नोट्स, और कैसे सिलेक्ट करना है ये हम बताते हैं आपको। आप कोई भी पतली सी कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लोग, चलो मॉडर्न हिस्ट्री आपने लिख लिया, अब आप वहां पे लिखो कि नेशनल मूवमेंट का हम बंगाल विभाजन या 1920 ये इस पर्टिकुलर नोट से कर लेंगे या उस पर्टिकुलर किताब से कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपने लिख दिया, अब आपको वहीं से करना है वो, और वो आपका हर सब्जेक्ट हर चैप्टर वाइज लिख लिया। अब आपको उसको वहीं से करना है और कहीं से नहीं करना। तो क्या हो गया, आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपका एकदम से अपना फैक्ट हो जाएगा, जिसको एग्जामिनेशन के लास्ट प्रेशर एग्जामिनेशन में आएगा ना, आप वहां पे उसको नहीं बोलेंगे। तो आपको यहां पे अपने स्टडी मटेरियल को एकदम से जो है ना सिलेक्ट करना है। सबसे पहला काम ये करना है आपको, वो सब करने के बाद इसके पहले का, तो उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, और सबको आप नहीं पढ़ सकते, और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है। मान लो कि कुछ किताब में जैसे विपिन चंद्र 28 माह का शासन बहुत अच्छे से दिया है, तो हम कहीं क्यों पढ़े, वहीं से पढ़ लेंगे। इसके पढ़ने में कुछ और है, वहां से पढ़ लेंगे। नोट्स किसी में बहुत अच्छे से फिजिकल ज्योग्राफी को किया गया है, तो वहां से उसको हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए आपको कहां से क्या पढ़ना है, ताकि बाद में खुद से उलझा नहीं लोगे। सब कुछ क्लियर रहेगा और एकदम से क्लियर होगा, आप आराम से उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे, इसके बाद बाउंड्री हो गया। उसके बाद डबल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट। अब जब आपने बाउंड्री खींच ली, वो कर लिया, अब आपको जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो तय करना है। ये इसको हटाइए, इसको देखिए, सब्जेक्ट का वेटेज। अब आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स का, उसके अंदर किस तरह के सब्जेक्ट आते हैं। एक स्टूडेंट है, टेस्ट दे रहा है, अभी स्टूडेंट बड़ा ही सीधा साधा प्यारा बच्चा है, टेस्ट दे रहा है। उसने मुझसे टेस्ट के दौरान, अभी टेस्ट का डिस्कशन बंद है, कल से आने लगेगा, उसने ना एंशिएंट हिस्ट्री का मुझे लगता है कि 25-30 क्वेश्चन भेज दिया उसने। मैं बता रहा हूं एकदम समझ, 25-30 क्वेश्चन भेज दिया। परेशान तो मैंने बोला उसको कि तुम कॉल करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन के नेचर और उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके से मुझे समझ में आ गया। मैंने बोला कि कॉल करो, उसने कॉल किया। वो बोला कि हम, उसका क्वेश्चन के अंदर एक ये भी था, एंशिएंट हिस्ट्री की बात है, सीता कर क्या होता है, कब से लगाया गया। हम उसको पहले बोले कि ठीक है, तुमको जो पूछना है ना इस सीता कर के बारे में, सीता टैक्स जो है, क्या क्या दिमाग के अंदर आ रहा है, क्या किस तरह के सवाल आ रहे हैं, वो सब सवाल एक बार पहले पूछ लो, हम तब जवाब देंगे। तो उसने बोला कि सर सीता टैक्स क्या होता है, सीता टैक्स क्यों लगाया गया, सीता टैक्स कब लगाया गया। हम बोले इतना ही कि और भी है, और सीता टैक्स में शायद उतना ही टैक्स क्यों लगाया जाता है, ऐसा करके। फिर बोले कि और भी हो सकता है ना, उसका हो गया। तो मतलब और भी हो सकता है कि सीता टैक्स अलग अलग राजाओं के टाइम में कितना कितना था, या अलग अलग राजाओं ने सीता टैक्स पे क्या विचार था, ये सब भी हो सकता है। बोले हाँ सर ये भी हो सकता है। बोले बड़ा ही प्यारा बच्चा है, ये भी हो सकता है। बोले हाँ। तो इस तरह से तो और भी चीजें हो सकती है कि मान लो कि क्या खम्स था तो क्यों लगाया गया, कब लगाया गया, किसके टाइम में क्या होता था, ठीक है, उसमें कैसे बंटवारा किया जाता था, कैसे सेना को कितना कितना हिस्सा मिलता था, ये सब होना चाहिए। बोला हाँ सर ये सब होना चाहिए। तब मैंने उसको समझाया ये आइडिया किसने दिया, ऐसे पढ़ने का आइडिया किसने दिया है। उसने बोला कि सर मेरे एक सीनियर हैं, उसने बोला कि एंशिएंट हिस्ट्री अगर तुमको पढ़ना है तो एल वॉसम पढ़ो, और पता नहीं कितना किताब का नाम ले लिया था, एल वॉसम पढ़ो। मैं तो एल वॉसम पे उसको रोक दिया कि एल वॉसम तुम क्यों पढ़ोगे। उसके बाद उसने आर एस शर्मा और क्या क्या बहुत सारा किताब का 3-4 किताब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रखे हुए था।
मैंने बोला कि ठीक है एग्जाम को 6 से 7 देना सर, इसके पहले ही मैंने एग्जाम दिया था, मेरा हो नहीं पाया 1 नंबर या 2 नंबर से, इसके पीछे पहले। तो मैंने बोला कि जिस स्पीड से, जिस क्वेश्चन के साथ तुम जिस सोच के साथ पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स निकालने में कितना टाइम लगे अंदाजा है पहले सब्जेक्ट समझने में? तो बोला सर पता नहीं। अब वो बोला कि सर मेरे समझ में नहीं रहा, आप गाइड कर दीजिए, मेरे हमको लगता है गलत कुछ कर रहे हैं। हम बोले 3 साल भी कम पड़ जाएंगे, क्यों, काहे और किस पे? आपको यहां देखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में वेटेज कितना है। आपको महान नहीं बनना, आपको बहुत ज्ञानी बाबा नहीं बनना। ज्ञानी बाबा बनना है तो पीएचडी करते रहिए पूरे जीवन। छोटे से छोटे टॉपिक में पीएचडी होता है, ठीक है। और क्या, क्यों, कैसे पूछने का एक तरीका होता है, कहां पूछना है ये भी आपको आना चाहिए। उसी तरह से कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला वेट अगर एंशिएंट को दोगे तो गलत चूक हो गई ना आपसे। आप मिडाइवल को देंगे तो गलत हो गया ना। आप केमिस्ट्री को बायो वाला वेटेज देंगे तो गलत हो गया। आप बिहार स्पेशल को करंट अफेयर्स के बराबर वेटेज देंगे तब भी गलत हो गया। तो सब्जेक्ट का वेटेज क्या है उसको देखना है, और आपको कहां फोकस करना है, कहां आपको चीजों को डेप्थ में समझना है, और कहां ऊपर ऊपर निकल जाना है, यह भी पता होना चाहिए। नहीं तो डेप्थ में जाने के लिए तो सैकड़ों सवाल है, कीजिए, चले जाइए, डूब जाइए उसके अंदर। तो ये जीएस एक महासागर है जहां से तैर के निकलना आपको जानना पड़ेगा। तो वेटेज ऑफ सब्जेक्ट आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपके पास जो 300 घंटे हैं इस सब्जेक्ट के वेट के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 मिनट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले इसको पहचानना है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। अब सवाल है कि आपके पास टाइम कितना है। अब सवाल है आपके पास टाइम क्या। आप एक स्टूडेंट है तो आपके पास 15-16 घंटे हो सकते हैं। मैं 10 से ऊपर नहीं लेके चलता हूं, 10 हो सकते हैं। और आप वर्किंग अगर हैं तो आपके पास कितने होंगे वो आप समझिएगा। अब सवाल होता है कि आप अपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आप अपने आप को रिलैक्स भी रख सके, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहे, बेस्ट आउटपुट ले सके। तो बेहतर यह है कि आपके पास अगर टाइम है, अगर स्टूडेंट की हम बात करें, बोला सबकी बात करेंगे, स्टूडेंट की बात करें जिनको 10 घंटे से ज्यादा मैं लेके नहीं चल रहा, 10 घंटा इनफ है। 10 घंटा अगर आपके पास है तो 10 घंटे में आप उसको 2-2 घंटे, 2.5 घंटे पे बांट के 4 शिफ्ट में बांट सकते हैं। सुबह शाम तो तय हो ही जाएगा, बीच का भी थोड़ा सा देख लेंगे आप। तो उस हिसाब से, और कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को 10 से 4, 10 से 6 का जॉब होता है, तो वो सुबह में भी टाइम निकाल सकते हैं, शाम में भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से उनका टाइम पूरा हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप टाइम पहले देखो कि कितना है आपके पास, और उसको तब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको बांटना है, ठीक है, बांटना है। अब ये बहुत ही अहम है आपकी तैयारी के दौरान, आपकी प्लान के दौरान, आपके स्ट्रैटेजी के दौरान, आपको एग्जामिनेशन में हिट करने के दौरान ये सबसे अहम है। कई बार इसको मैंने टुकड़े में डिस्कस कई बार किया है, इसका फायदा हुआ है। अभी तो पूरे प्लान के साथ चल रहे हैं इसलिए इसको यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला, आपका वीकनेस क्या है, ठीक है, आपका जो वीकनेस है वो क्या है, और आप कहां मजबूत है। आपका वीकनेस क्या है और आप कहां मजबूत है। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट कई बार हिस्ट्री के अंदर वीक हो जाते हैं, वो भी कहां, ज्यादातर एंशिएंट के अंदर, मिडाइवल के अंदर। आर्ट्स वाले अक्सर वीक हो जाते हैं कहां, साइंस के अंदर, वो भी बायो में खास करके नहीं, फिजिक्स में थोड़ा होंगे, ज्यादातर केमिस्ट्री में होंगे। ऐसा होता है, ज्यादातर केमिस्ट्री में हो जाएंगे, कुछ फिजिक्स में होंगे, बायो ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ी होती है। और साइंस वाला कहां होगा, तो वो एंशिएंट और मिडाइवल में ज्यादातर, मॉडर्न का कुछ डेट्स नहीं याद होंगे यहां पे बस, और उसको पॉलिटी इकोनॉमिक्स का ही दिक्कत नहीं होती। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरी कहां है, और आपको पता होना चाहिए आप स्ट्रांग कहां है। साइंस वाले को अक्सर मैथ में दिक्कत नहीं होती, मैथ्स ठीक होता है उनका। आर्ट्स वाले का बहुतों का मैथ गड़बड़ होता है। तो आपको तय करना है आप कमजोर कहां है, आप मजबूत कहां है। तो यहां पे एक बहुत बड़ी चूक होती है जिसके कारण क्या होता है, गेम से अधिकांश लोग बाहर हो जाते हैं। बहुत बड़ी चूक यहां करते हैं जिनका जो ये स्ट्रांग पोर्शन है ना, स्ट्रांग पोर्शन है, जिसकी दोस्ती बहुत अच्छी है किसी से, तो लगता है इससे तो अच्छी दोस्ती है ना, हटाओ ना, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, और इससे तो अच्छी दोस्ती नहीं है, ये बहुत अच्छा, मतलब इससे अच्छी दोस्ती नहीं है, स्कोर ठीक ठाक आता है लेकिन दोस्ती अच्छी नहीं है, तो मतलब पैसे वाला है बट दोस्ती अच्छी नहीं है, इससे हम करते हैं, थोड़ा खरूस भी है तब भी हम कर लेते हैं इससे दोस्ती। उस चक्कर में क्या होगा, दोस्त का कभी दिल टूट गया तो वो भी निकल गया, और ये भी आपके हाथ नहीं आएगा बहुत। तो वहां बेहतर प्लान क्या है कि जो आपका दोस्त बहुत अच्छा है उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखिए, उतनी ही रखिए जितनी है, और जो
का लगता है कि इससे भी हमको दोस्ती बनानी चाहिए, जो भी है पर्सनल या प्रोफेशनल कामों के लिए, तो वहां पे भी आप ठीक ठाक बना के चलिए, ज्यादा दिक्कत भी ना हो। वही यहां पे भी है। अक्सर हाँ कमजोरी क्या दिक्कत गलत स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो वीकनेस है ना उसको लिख लिए, उसको पता है साइंस मेरा गड़बड़ है, मैथ मेरा गड़बड़ है, ये वो फलान निमा का, ठीक है। साइंस वाले भी हिस्ट्री सर याद ही नहीं होता है। अब वो लगे अपने वीकनेस पे काम करने के लिए, उसको हम एकदम ठीक करके उसको एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है, उसको एकदम ठीक कर देंगे। और सर ये जो है ना, ये तो ठीक ही है, इसको एग्जाम के टाइम में भी रिवाइज कर लेंगे तो काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये होता है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग, एक दो नहीं हजारों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो ये चीज सोचते होंगे। ये काम नहीं करना है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये छोटी चूक नहीं है, ये ब्लंडर है। आपको अपने स्ट्रांग पोर्शन को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि वो स्ट्रांगेस्ट हो जाए, वहां से सवाल गलत होने के चांसेस ही समाप्त हो जाए। समझ रहे हैं? आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपका साइंस, आपका मैथ, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये इतना मजबूत हो जाए कि हिस्ट्री चला जाए हवा खाने, तब भी आप तुक्का मार के भी एग्जाम निकाल लो। उसी तरह से जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि साइंस और मैथ आपको थोड़ा झटका भी दे दे तो वहां पे उसको आप निकाल लीजिए। तो आपको अपने वीकनेसेस को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनाना, ये काम नहीं करना, और स्ट्रांग भी बहुत बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग भी बहुत बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां जितना टाइम आप वेस्ट करें, मतलब इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा कर दिए तो वेस्टेज में चला जाएगा। आपको इसको सपोर्ट में लेना है, आपको इसको सपोर्ट ही बनाना है। यानी आपका अगर केमिस्ट्री कमजोर है तो केमिस्ट्री के उन सेक्शन को खोजिए जहां से अधिकांश सवाल आते हैं, उस टॉपिक को करो, बंद करो उसको। फिजिक्स में जो भी क्या है वो टाइम, वर्क, इन सब से रिलेटेड जो सवाल आते हैं ना, ग्रेविटेशन फोर्स, गति का नियम, मोशन लॉ, तो उस तरह के सवालों को कर लीजिए, बंद करो, ठीक है। बायो में भी डिजीज है, न्यूट्रिशन है, इस तरह के जो भी कुछ खोज है उसको कर लो, बंद करो, और बाकी इसको मजबूत कर लो। साइंस वाले साइंस को मजबूत कीजिए, एंशिएंट मेडावल को स्किप कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो मॉडर्न को ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। तो इस तरह से आपको वीकनेसेस को एकदम स्ट्रांग नहीं करना, सपोर्ट में लेना है, और जो स्ट्रांग है उसको इतना मजबूत कर लीजिए कि वहां से क्वेश्चन अगर 50 या 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 से ज्यादा गलत ना हो, 3 से ज्यादा गलत ना हो। ये कर लिया ना तो कहानी खत्म है। फिर आपको दिक्कत कहीं नहीं होनी, कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर लेंगे। उसके बाद इतना सब होने के बाद ये सब तब काम आएगा जब आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट दे दिया जाए और आर्टिकल 32 सिर्फ नहीं दिया जाए, सारे फंडामेंटल राइट आपको दे दे और आर्टिकल 32 सिर्फ आपको नहीं दे तो सारा फंडामेंटल राइट आपका बेकार हो जाता है। उसी तरह से आप सब कुछ पढ़ ले और प्रॉपर तरीके से रिवीजन ना करें, वो भी हम बात करेंगे अभी, प्रॉपर तरीके से रिवीजन ना करें तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा, कुछ काम नहीं आना है, कुछ काम नहीं आएगा, लिख के रख लो, क्योंकि रिवीजन ही आपको अंतिम रूप से सफल करता है। हर एक स्टूडेंट को रिवीजन ही सफल करता है, ये सबसे गूढ़ मंत्र है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत लोगों को रिपीट करना पसंद नहीं, मैं भी उसी में हूं, लेकिन रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते लेकिन ऑप्शन इसका नहीं है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। उसके बाद कैसे करेंगे उसको देखेंगे। उसके बाद वही स्टडी प्लान जब आप करोगे तो आप आर्ट्स सेक्शन के हैं कि साइंस के, ये पहले तय कर लीजिए। आपका आर्ट्स पे कमांड है तो इसको आपको बहुत मजबूत कर लेना है, साइंस पे कमांड है तो इसको बहुत मजबूत करना है, इसको सपोर्ट में लेना है, तो इस तरह से आपको डिफेंस करना होगा। अब सवाल है कि हमारे पास टोटल 300 घंटे हैं, इन 300 घंटे को हम कैसे डिवाइड करेंगे, पहले यहां देख लीजिए, फिर इसके अंदर कुछ चैप्टर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे अहम है, आपका आर्ट्स को लेके चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे अहम है, 40 घंटे कम से कम आपको देने हैं, अभी से 40 आवर्स कम से कम 40 घंटे आपको देने हैं, पहला। दूसरा, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल से जो ही सवाल आता है ना ज्योग्राफी का, उसमें 80% सवाल फिजिकल ज्योग्राफी से ही होता है, फिजिकल ज्योग्राफी से होता है, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी को वर्ल्ड और इंडिया में बांट दीजिए, और दोनों को आप फिजिकल में क्या पढ़ना है, पहाड़ पठार मैदान नदियां टाइप का चीज पढ़ना है ना, कम से कम उसको भी 40 घंटा, क्योंकि इसके बाद जो वेटेज है तो वो इसी का है।
तो इस तरह से 40 एंड 40 आपका हो गया। रेस्ट ज्योग्राफी जो बचता है उसको आप 15 घंटा दीजिए, काफी है, उतना हो जाएगा। पॉलिटी के लिए 25 आवर्स दीजिए, क्योंकि 13-14 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इकोनॉमिक्स को 20 घंटा, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक टर्म्स आप जान जाओगे, बाकी करंट अफेयर्स के अंदर नहीं जानोगे, हो गया, छोड़ दीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री 15 घंटे में रिवाइज कर जाइए जैसे करना है। मिडाइवल हिस्ट्री 15 घंटे, ये अभी इस पर भी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि ये पूरा फिक्स है, 15 घंटे, ठीक है। इसके बाद बायो 30 घंटा, साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, करंट अफेयर्स फिर 40 घंटा, 40 घंटे करंट अफेयर्स को देने हैं। बिहार स्पेशल को कम से कम 20 घंटे आपको देने हैं। और इस घंटे का मतलब घंटा है, फिर वो नहीं कि ऐसे लेके बैठ गए सुबह से शाम तक, आप नहीं चलेगा ये। इसमें आप जो स्किप नहीं कर सकते हैं, वो बायो को आप नहीं कर सकते, 30 घंटा देना है तो देना है, ज्यादा जो दे दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं कर सकते, 40 देना है तो देना है। फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड को नहीं कर सकते, 40 देना है तो देना है। करंट अफेयर्स 40 घंटे देने हैं तो देने हैं। बिहार स्पेशल 20 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल 20 घंटे आपको देने पड़ेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका कम, ये तो आपका जाना ही जाना। टोटल मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 290 के आसपास आ रहा है, 10 घंटा फिर भी बच रहा है। 290 6 घंटे को लेके चल रहे हैं तब, जो कि एकदम मिनिमम है अभी के लिए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि आप बिल्कुल इसको अच्छे से ऐसे समझिए, बिल्कुल ही आपने पढ़ाई नहीं की होगी, ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। आपने कुछ पढ़ाई कर रखी है। अब देखो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप क्या देखोगे? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप नेशनल मूवमेंट को देख लीजिए, गवर्नर जनरल को देख लीजिए, कांग्रेसेशन को देख लीजिए, बुक एंड ऑथर्स को देख लीजिए, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, कुछ मूवमेंट्स हुआ था, रिवोल्यूशनरी, नॉन रिवोल्यूशनरी, उसको देख लीजिए। इस तरह के टॉपिक। उसी तरह से यहाँ पहाड़ पठार मैदान को देखते हैं। इसको पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है उसको देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक टर्म्स को समझ लीजिए, उस आधार पर जो करंट को रिलेट करके काम हो जाएगा। इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, कैसे निकलता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, उस तरह से। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। कुछ जो अभी तक पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो डेट्स है उसको सिर्फ याद कर दीजिए, और कुछ नहीं याद करना है। बाकी जो बुक्स एंड ऑथर्स है वो देख लो, और प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल आपसे पूछे गए उसी को दोहरा लीजिए। लुसेंट के साथ आपका काम हो जाएगा। मिडाइवल में भी यही करना है, लुसेंट के साथ प्रीवियस ईयर को दोहरा लीजिए, आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। इसमें कोई किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो आप चलेगा। बायो को देख लीजिए, बायो को थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, वो भी डिजीज और इन सब के लेवल पे। इसमें भी प्रीवियस ईयर लुसेंट सबसे बेस्ट होगा, आसान। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी वही है, प्रीवियस ईयर और लुसेंट देख लो, आपका ज्यादातर काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी 2 ईयरली मैगजीन आपको चाहिए, कम से कम 2 ईयरली मैगजीन आपको करंट अफेयर्स के लिए चाहिए, ये सबसे अहम है। और बिहार स्पेशल के लिए भी 2 पतली कोई भी किताब आप ले लीजिए, कोई भी, किसी भी पब्लिकेशन से मैटर नहीं करता, 2 पतली किताब ले लीजिए, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। और करंट अफेयर्स में 2 कोई भी ईयरली मैगजीन जो आती है, और लास्ट टाइम में बिहार स्पेशल का मैगजीन भी बहुत सारा मार्केट में आ गया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब लेकिन इतने होने के बाद काम चलेगा नहीं। काम इसलिए नहीं चलेगा कि मामला फिर फंसेगा आपका। फंसेगा क्या? क्योंकि अब आपको करना है टाइम मैनेज। जितना पीछे मैंने घंटे में बताया है उसको एग्जैक्ट उसी टाइम में करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप क्या करेंगे, मान लो कि आपका करंट अफेयर्स बहुत हद तक तैयार है। नहीं, करंट अफेयर्स में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे मान लीजिए पॉलिटी, बहुत लोगों का पॉलिटी बहुत ठीक है, अब समझिए पॉलिटी एकदम ठीक है। बहुत लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री ठीक है, बहुत लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी पे अच्छा कमांड है, मॉडर्न हिस्ट्री पे मॉडर्न हिस्ट्री पे अधिकांश का अच्छा कमांड होता है। तो अब सवाल उठता है कि टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है। या ये जो मैंने मिनिमम जो आवर्स डाले हैं इसको आपकी पढ़ाई के प्लान के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होगा। किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है तो 40 की जगह पे 20 घंटे में उसको निकाल लेगा, ठीक है। किसी ने ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से किया, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी अच्छा है तो वो 20 घंटे का, तो वहां से 20 घंटा बचा, कहीं और से बचा। करंट अफेयर्स आपने बहुत अच्छे से नहीं किया है, 10 घंटा वहां लगा दीजिए, 50 घंटे हो गए। तो इस तरह से आगे पीछे थोड़ा बहुत आप कर लोगे, ठीक है। यहां पे टाइम मैनेज की बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना भी है, वो नोट्स भी पढ़ना है और किताब भी पढ़नी है, स्टडी कह सकते हो, पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, ठीक है। पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। देखिए
इसमें क्या आपको करना है, अब कुछ हिस्से को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही समाप्त कर देंगे। जैसे मान लो कि स्वराज पार्टी की बात कर रहे हैं, तो स्वराज पार्टी में ऑलमोस्ट सवाल पूछ लिए गए, तो उसको आप क्वेश्चन बैंक पे जो पढ़ेंगे ना, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो वहीं पे आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे, जैसे मान लो पहाड़ पठार मैदान पासेज हैं, तो वो सब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, उसी दौरान वो समाप्त हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं आप टाइम को सेव कर लेंगे। मैनेज करना सीखना पड़ेगा, आप टाइम को सेव कर लेंगे, और वो जो आप करोगे तो वहीं पे आपका ये रिवीजन वाला प्रोसेस भी पूरा हो रहा होगा साथ में। ठीक है, रिवीजन वाला प्रोसेस भी पूरा होगा। इसी में कुछ नया, कुछ अलग दिख जाए तो उसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपको रिवीजन करना है पढ़ने के लिए। तो नोट्स आपने एक सिलेक्ट कर लिया है, आपने बुक्स को सिलेक्ट कर लिया है, उसी दायरे को बांध लिया है, उसी में आपको पढ़ना है। तो उसी में आप उसको एक बार देख लेंगे, और उसको जो देखोगे एक बार, ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं उसको आप देखेंगे, तो उसको पढ़ना रिवीजन करने के बराबर होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कुछ नया चीज आएगा जिसको आप अलग से पढ़ेंगे, अदरवाइज रिवाइज करेंगे। रिवाइज में ये चीज अभी देखिएगा, अभी टाइम है थोड़ा सा, वो देखना कि जो एकदम से पढ़ा हुआ है, जैसे 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, चौरा चौड़ी 5 फरवरी को हुआ था, अगर इस तरह के फैक्ट्स जो बिल्कुल याद हैं उसको हटा दीजिएगा, जो रेस्ट है उसको याद कर जाइएगा, और कुछ जो हिस्सा है उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही समाप्त कर देना है। तो इस तरह से कुछ को पढ़कर, कुछ को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही, और कुछ को रिवीजन करके हमें समेट लेना है। तो इस इतने घंटे के अंदर हम ये चीजों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक पतली कॉपी होनी चाहिए, उसमें पूरा प्लान तैयार होना चाहिए, और तब आपकी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है, स्ट्रेस जितना कम लीजिए उतना अच्छा है, परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, और बड़े रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन में जाइए और आराम से पेपर दीजिए। ठीक है, होपफुली कि ये काम आएगा आपकी तैयारी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।